आप पैसे को जितना असली समझेंगे, आप उसके लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। अगर आप इस विचार को मन में उतार लें कि पैसा असली चीज नहीं है, तो आप तेजी से अमीर बन सकते हैं। अगर पैसा असली चीज नहीं है तो फिर ये क्या है? माइक और मैं उनसे ये सवाल पूछते थे। पैसा वो है जिसके बारे में हम सहमत हो जाएं। अमीर डैडी इतना ही जवाब देते थे। हमारे पास जो इकलौती सबसे शक्तिशाली पूंजी या असेट है, वो है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया जाए तो ये एक पल में ढेर सारी दौलत बना सकता है। इतनी दौलत जो 300 साल पहले के राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखी होगी। एक अनट्रेन्ड इंसान बहुत ज्यादा गरीबी भी बना सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण कई पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। इंफॉर्मेशन के इस युग में पैसा मिनटों में बन जाता है। कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके इतने ज्यादा अमीर हो जाते हैं कि कल्पना करना भी मुश्किल है, और इसके लिए वे सिर्फ कुछ आइडिया और कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेते हैं। आपको ये बात वे लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहां ऐसा अक्सर होता रहता है। कुछ नहीं से तुरंत करोड़ों बनाए जा सकते हैं, और कुछ नहीं से मेरा मतलब है कि बिना पैसे के लेन देन के। तो अपने फाइनेंशियल टैलेंट को क्यों डेवलप करें, इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं इसे क्यों डेवलप कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तेजी से पैसा कमाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। यह सीखने की एक दिलचस्प प्रोसेस है। मैं अपना फाइनेंशियल आईक्यू इसलिए डेवलप करता हूं क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेज और सबसे बड़े गेम में हिस्सा लेना चाहता हूं, और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के विकास का हिस्सा होना चाहता हूं। एक ऐसे युग का जहां इंसान पूरी तरह से सिर्फ अपने दिमाग से काम करते हैं, शरीर से नहीं। इसके अलावा यहां ज्यादा एडवेंचर है, यहां पैसा है, यहां डर है, यहां मजा है। इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करता हूं और अपने सबसे पावरफुल एसेट को डेवलप करता हूं। मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूं। मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। मैं पैसा बनाने का एक आसान सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स की इकोनॉमी बहुत बुरी थी। मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था जब एक फाइनेंशियल प्लानर आया और उसने निराश करने वाली भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया। उसकी सलाह थी, पैसे बचाओ, हर महीने $100 बचाएं और 40 सालों में आप भी करोड़पति बन सकते हैं। खैर, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट बचाना भी एक अच्छा विचार है। ये एक ऑप्शन है, और एक ऐसा ऑप्शन जिसे बहुत से लोग मान लेंगे। प्रॉब्लम यह है कि ऐसा करने से आदमी ये नहीं जान पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो अपने पैसे में ज्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ोतरी के मौकों का बड़ा फायदा नहीं उठा पाता। दुनिया उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ जाती है। जैसा मैंने कहा, इकोनॉमी उस समय बहुत बुरे हाल में थी। इन्वेस्टर्स के लिए यह एक आइडियल मार्केट कंडीशन थी। मेरा काफी पैसा उस समय स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउसेस में फंसा हुआ था। मेरे पास कैश में पैसा नहीं था क्योंकि हर कोई बेच रहा था, इसलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे बचा नहीं रहा था, मैं इन्वेस्ट कर रहा था। मेरी पत्नी और मेरे पास $10 लाख से ज्यादा कैश थे, जो तेजी से बढ़ते हुए मार्केट में काम कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह सबसे बढ़िया मौका था। इकोनॉमी की हालत डराने वाली थी। मैं बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के बारे में तो नहीं बता सकता, पर कई बड़ी बातें जरूर बताना चाहूंगा। वे घर जिनकी कीमत कभी 1 करोड़ रुपए होती थी, वो अब 75 लाख रुपए के हो गए थे। पर लोकल रियल एस्टेट ऑफिस में खरीदारी करने के बजाय मैंने दिवालिया वकील के ऑफिस या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करना शुरू किया, क्योंकि यहां पर हमें वो डील्स मिल जाती हैं जो कहीं नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने घर लोन पर लिया था और अब वो उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो बैंक सस्ते दाम पर वो घर बेचता है, और मैं इसी तरीके के घर खरीदना चाहता था। इन जगहों पर 75 लाख रुपए का घर 20 लाख रुपए या इससे भी कम में खरीदा जा सकता था। मैंने अपने दोस्त से 2 लाख रुपए का लोन लिया। 90 दिनों के इस लोन पर इंटरेस्ट 2000 रुपए था। मैंने वकील को कैशियर का चेक दिया। जब कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस चल रहा था, तब मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया कि 75 लाख रुपए का घर सिर्फ 60 लाख रुपए में सेल पर है।
और किसी डाउन पेमेंट की जरूरत नहीं है। मेरा फोन धड़ाधड़ बजने लगा। पोटेंशियल बायर्स को छांटा गया और एक बार जब मकान कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया तो सभी पोटेंशियल बायर्स को घर देखने की इजाजत दे दी गई। वो घर कुछ ही मिनटों में बिक गया। मैंने 25,000 रुपए की प्रोसेसिंग फी मांगी जो उन्होंने खुशी खुशी दे दी और इसके बाद कानूनी नाम बदलने का प्रोसेस शुरू हो गया। मैंने अपने दोस्त के 2 लाख के कर्ज में 2,000 रुपए इंटरेस्ट मिलाकर उसे दे दिए। वो खुश था, घर खरीदने वाला खुश था, वकील भी खुश था और मैं भी खुश था। मैंने 20 लाख रुपए में खरीदे गए घर को 60 लाख रुपए में बेच दिया। मेरे पास खरीदार का शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट था जिसने मेरे एसेट वाले कॉलम में 40 लाख रुपए जमा कर दिए थे। इस पूरे प्रोसेस में कुल 5 घंटे लगे थे। तो अब जबकि आप में पैसे की समझ आ चुकी है और आप नंबर्स को पढ़ सकते हैं, मैं आपको यह दिखाऊंगा कि किस तरह पैसे को इन्वेंट करके और पैसे बनाते हैं। मंदी के बाजार में अपने खाली समय में मैंने और मेरी पत्नी ने इस तरह के 6 डील निपटाए, जबकि हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी प्रॉपर्टीज और स्टॉक मार्केट में फंसा हुआ था। हम खरीदने और बेचने के सौदों में अपने एसेट वाले कॉलम में 2 करोड़ रुपए बनाने में कामयाब हो गए थे और इस तरह साल की एस्टिमेटेड इनकम 19 लाख हो गई थी और इसका ज्यादातर हिस्सा हमारे प्राइवेट कॉरपोरेशन द्वारा सुरक्षित था। हर साल मिलने वाले इस 19 लाख रुपए का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी की कार, पेट्रोल, ट्रिप्स, इंश्योरेंस, क्लाइंट्स के साथ डिनर वगैरह चीजों पर खर्चा हो सकता था। जब तक गवर्नमेंट को उस इनकम पर टैक्स लगाने का मौका मिलता तब तक ये कानूनी रूप से खर्च हो चुका था। इसमें से कौन सी सलाह आपको ज्यादा मुश्किल लगती है? 1, कड़ी मेहनत करो, 50% की रेट से टैक्स चुकाओ और फिर जो रकम बचती है उसमें से सेव करो। आपकी सेविंग पर आपको 5% इंटरेस्ट मिलता है जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। या फिर ऑप्शन 2, पैसे की समझ डेवलप करने का समय निकालो, अपने दिमाग और एसेट वाले कॉलम की ताकत का इस्तेमाल करो। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों चुपचाप अपना सिर हिलाता हूं जब मैं लोगों को यह कहते सुनता हूं, मेरा बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छी एजुकेशन मिल रही है। वो अच्छी हो सकती है पर क्या वो काफी है? मैं जानता हूं कि ऊपर बताई गई इन्वेस्टमेंट टेक्निक एक छोटी सी टेक्निक है। इसे यह बताने के लिए लिखा गया है कि किस तरह एक छोटी सी रकम बड़ी रकम में बदल सकती है। एक बार फिर मेरी सक्सेस यह बताती है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एजुकेशन से शुरू होता है। मैंने इसे पहले कहा है और यह इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं एक बार इसे फिर दोहराना चाहता हूं। फाइनेंशियल बुद्धि यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 मेन टेक्निकल स्किल्स से मिलकर बनती है। 1, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी नंबर्स को पढ़ने की एबिलिटी। 2, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी यानी पैसे द्वारा पैसे बनाने का साइंस। 3, मार्केट की डिमांड और सप्लाई। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने मार्केट को वो दिया जो इसे चाहिए था। यही बिल गेट्स ने भी किया। यह मौका भी मार्केट ने दिया था कि 20 लाख रुपए में कोई मकान खरीदकर उसे 60 लाख रुपए में बेच दिया जाए, जबकि उसकी असली कीमत 75 लाख रुपए थी। कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। और चौथी स्किल हमें चाहिए कानून की यानी कि लॉ की। अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ और पॉलिसी के बारे में अवेयरनेस। मैं रूल्स के अंदर रहकर खेलने की सलाह देता हूं। अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप में यह बेसिक फाउंडेशन होनी चाहिए या इन स्किल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। चाहे आप छोटे घर, बड़े अपार्टमेंट, कंपनियां, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, प्रेशियस मेटल, बेसबॉल कार्ड खरीद कर करें या फिर इसी किस्म का कोई दूसरा काम करें। 1996 तक रियल एस्टेट मार्केट सुर्खियों में था और हर कोई इसमें जा रहा था। स्टॉक मार्केट भी बूम हो रहा था और हर कोई उसमें भी जा रहा था। लेकिन मैं इससे बाहर निकलने का सोच रहा था क्योंकि मार्केट में अब इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, इकोनॉमी सुधरती बिगड़ती रहती है, दुनिया आपको हर दिन जिंदगी के अनूठे मौके देती रहती है। आपकी जिंदगी के हर दिन पर अक्सर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन वे होते हैं
और दुनिया और टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा बदलती है, आपके और आपके परिवार के लिए परमानेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए उतने ही ज्यादा मौके होते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को डेवलप करने का झंझट क्यों उठाया जाए? एक बार मैं फिर यही कहूंगा कि इसका जवाब आप दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि मैं क्यों इसे सीखता और डेवलप करता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि बदलाव हो रहे हैं और होने वाले हैं। मैं बदलावों का स्वागत करना चाहता हूं और अतीत से चिपके नहीं रहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा। मैं लगातार अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना चाहता हूं क्योंकि मार्केट में हर बदलाव पर कुछ लोग अपनी जॉब के लिए घुटने टेक कर भीख मांगेंगे। इसी समय कई दूसरे लोग जिंदगी द्वारा दिए गए प्रॉब्लम्स को लेकर उन्हें करोड़ों में बदल लेंगे। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें कभी कभार जिंदगी प्रॉब्लम्स दे देती है और इन प्रॉब्लम्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी में बदलना ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से करोड़ों में बदल देता हूं। व्यक्तिगत तौर पर मैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट के कई और एग्जाम्पल देने में झिझकता हूं। मैं इसलिए झिझकता हूं क्योंकि मुझे डर है कि मुझे बड़बोला या फिर अपनी शेखी बघारने वाला कहा जाएगा। यह मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल देता हूं ताकि उसके नंबर और टाइमिंग से सच्ची और आसान घटनाओं को बताया जा सके। मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूं ताकि आपको यह बता सकूं कि यह आसान है। यह ज्यादा आसान है अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के 4 पिलर्स के बारे में जानते हैं। मैं फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए 2 मेन टूल्स का इस्तेमाल करता हूं, रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स। मैं रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टीज को अपनी फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल करता हूं। हर दिन मेरी प्रॉपर्टीज कैश फ्लो जनरेट करती हैं और उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। छोटे कैपिटल के स्टॉक्स को तेज ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने द्वारा दी गई हर चीज करने की सलाह नहीं देता। ये एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल ही हैं। अगर अपॉर्चुनिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है और मैं इन्वेस्टमेंट को नहीं समझ पाता हूं तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूं। पैसे के बारे में फैसला लेने में हमें सिर्फ सिंपल मैथ्स और कॉमन सेंस की जरूरत होती है। एग्जाम्पल का इस्तेमाल नीचे बताए 5 कारणों से किया जाता है। 1, लोगों को ज्यादा सीखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। 2, लोगों को यह बताने के लिए कि अगर फाउंडेशन मजबूत है तो पैसे का महल बनाना आसान है। 3, ये बताने के लिए कि कोई भी ढेर सारा पैसा बना सकता है। 4, ये दिखाने के लिए कि आपके गोल्स को हासिल करने के करोड़ों तरीके हैं। और 5, ये बताने के लिए कि यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। 1989 में मैं ओरेगॉन के पोर्टलैंड में एक खूबसूरत जगह पर जॉगिंग किया करता था। यह एक टाउन था जहां छोटे छोटे घर बने हुए थे। वे छोटे और सुंदर थे। हर कहीं मुझे बिकाऊ है यानी फॉर सेल के बोर्ड दिखते थे। टिम्बर मार्केट का बुरा हाल था। स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था और इकोनॉमी में मंदी थी। एक सड़क पर मैंने एक फॉर सेल का बोर्ड देखा जो वहां काफी लंबे समय से लगा हुआ था। वो पुराना लग रहा था। एक दिन इसके पास से जॉगिंग करते समय मेरी मुलाकात इसके मालिक से हो गई जो परेशान दिख रहा था। मैंने पूछा, आपने अपने घर की कीमत क्या लगाई है? मालिक घूमा और कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, आप कीमत लगा लें, ये 1 साल से ज्यादा समय से फॉर सेल के लिए है और अब तक इसे कोई देखने तक नहीं आया। मैं इसे देखूंगा, मैंने कहा, और आधे घंटे बाद मैंने इसे 20 लाख रुपए में खरीद लिया, जो उसके द्वारा मांगी गई कीमत से कम थी। मैंने इन 20 लाख में से 5 लाख खुद के दिए और 15 लाख रुपए का लोन लिया। यह 2 बेडरूम का छोटा सा सुंदर सा घर था जिसकी खिड़कियों पर जिंजर ब्रेड का ट्रिम बना हुआ था। यह 1930 में बना था और इसका रंग हल्का नीला था। अंदर एक सुंदर चट्टानी अंगीठी थी और 2 छोटे छोटे बेडरूम थे। यह रेंट पर देने के लिए एक परफेक्ट घर था। इस घर की कीमत कम से कम 45 लाख होगी, जो कि मैंने 20 लाख रुपए में खरीदा था। मैंने मालिक को 45 लाख रुपए के घर के लिए 5 लाख रुपए कैश दिए और 15 लाख बैंक से लोन लेकर के दिया। लेकिन इस घर की नॉर्मल समय में कीमत कम से कम 65 लाख होगी। अभी मार्केट डाउन होने की वजह से कोई खरीद नहीं रहा था। मालिक ने 1 हफ्ते में इसे खाली कर दिया और वो इससे पीछा छुड़ाकर खुश हुआ। मेरा पहला किराएदार वहां आ गया जो कि एक लोकल कॉलेज में प्रोफेसर था।
लोन की इंस्टॉलमेंट, खर्च और मैनेजमेंट फीस चुकाने के बाद हर महीने के आखिर में मेरी जेब में 4,000 रुपए आते थे, जो कि बहुत बड़ी रकम नहीं थी। 1 साल बाद ओरेगॉन का रियल एस्टेट मार्केट मंदी से उबर आया और बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उसके बायर्स बढ़ गए। मैंने उस छोटे से घर को कैलिफोर्निया से आए एक यंग कपल को 95 लाख रुपए में बेच दिया, यानी कि 95 लाख रुपीस में, जिन्हें यह बहुत सस्ता सौदा लग रहा था। इस सौदे में लगभग मुझे 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ, जो मैंने 1031 के टैक्स फ्री एक्सचेंज में रख दिए और मैं अपने पैसे को लेकर कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने चल दिया। आई होप आपको 1031 एक्सचेंज याद होगा, जो हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि यह अमेरिका में एक लॉ है कि अगर आप एक घर को बेचकर उसके प्रॉफिट से दूसरा घर ले लेते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा।